हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे लेंथेनाइड संकुचन। हेडिंग पड़ी हुई है लेंथेनाइड संकुचन। बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। और इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्या है लेंथेनाइड संकुचन? बेटा मैं इसकी पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु तथा आयनों की त्रिज्या में क्रमिक कमी होती है। इसे ही लेंथेनाइड संकुचन ठीक है बेटा। क्या कह रहा है? लेंथेनाइड श्रेणी। बात आती है कि ये लेंथेनाइड श्रेणी है का। बेटा हम लोग क्या पढ़ते हैं? आवर्त सारणी। तो ये आवर्त सारणी थोड़ा सा मैं आपको फटाफट बना देता हूं, इसके खाने आप समझ जाएंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 7 खाने हो गए बेटा आपके। इसके जस्ट बगल में एक और वर्ग आएगा, ठीक है। ये एस ब्लॉक के अंदर आते हैं दोनों वर्ग। ये जो दोनों मैंने खड़ी लाइनें बनाई हैं ये एस ब्लॉक के अंदर आती है। यहां से बेटा हमारा चलता है डी ब्लॉक, ठीक है। ये बनाया मैंने डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 10 चैम्बर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये 10 खाने बने। फिर इसे आगे ऐसे कंटिन्यू कर दीजिए, ये और ऐसे इसे कंटिन्यू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर बेटा यहाँ पे होता है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में 6 खाने होते हैं, है ना। मैं आपको ये परिचय दिला रहा हूँ कि लेंथेनाइड श्रेणी है कहाँ। 1 2 3 4, ये 5 और 6, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आगे से ऐसे कंटिन्यू कर दीजिए। सब में एलिमेंट्स है, याद दिला देता हूँ आपको। जैसे हे, ली, ना, करे, रब, से, फरियाद, ठीक है। इधर पे क्या है? ये इसे एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। सॉरी 17 ये होगा 18, ठीक है। 18 वर्ग होते हैं, और जो वर्ग होते हैं बेटा 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7,
आवर्त जो होते हैं, आवर्त वो ऊपर से नीचे आकर हमें मिलते हैं। तो अच्छा, जो वर्ग होते हैं बेटा वो 1 से 18 बाएं से दाएं चलने पर मिलते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, वर्ग 3 से वर्ग 12, इसे ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक में एलिमेंट्स है सचिन तेंदुलकर, वेरी, क्रेजी, मैन, फ्री, कोचिंग, निखिल, कुजिन। ये ट्रिक थी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर ये आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, ऐसे एलिमेंट्स भरे होते हैं। इधर साइड पी ब्लॉक है, ठीक है, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक। तो हमको क्या देखना है बेटा, ये लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व आखिर है कहाँ पर। तो लेंथेनाइड श्रेणी का जो तत्व हमको मिलेगा वो आवर्त 6 में डी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, यहाँ पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो लेंथेनाइड श्रेणी जो बनती है वो इस लेंथेनम से निकलती है ये, और जो लेंथेनम से निकलती है उसमें 14 एलिमेंट्स यानी कि 14 परमाणु में व्यवस्थित होती है। वो 14 परमाणु हैं कौन सी, ये लेंथेनाइड श्रेणी में 14 एलिमेंट्स हैं कौन से। तो देखिए 14 एलिमेंट्स कौन से हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो लेंथेनम को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी जो डी ब्लॉक है इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो लेंथेनम के अंदर से एक श्रेणी निकलती है जिसमें 14 तत्व होते हैं, ठीक है। तो लेंथेनम के अंदर से निकली है और लेंथेनम को कहते हैं संक्रमण तत्व। तो संक्रमण तत्व के अंदर से एक श्रेणी निकलती है, उसे हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। चूंकि ये जो है 14 एलिमेंट्स वो लेंथेनम से निकले हैं, इसीलिए बच्चों इसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो लेंथेनाइड श्रेणी है ये रेयर अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। कौन कौन सा है इसमें एलिमेंट्स, सिर पर, याद करने की ट्रिक है, सिर पर, नींद, पीएम, सामने, फिर यूरोप गए तब डायरिया हो गया, फिर इंजीनियर तुम यह लो, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स आप भर देंगे। तो ठीक है बच्चों, ये हमने बनाई लेंथेनाइड श्रेणी जो सीरियम से चल के ल्यूटीशियम तक चलती है, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक आपका 58 है। ये 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71, ल्यूटीशियम का 71 परमाणु क्रमांक है। तो बेटा इसी को हमें पढ़ना है। अब बताइए ये लेंथेनाइड श्रेणी किस आवर्त से निकली है। तो बेटा छठे आवर्त से, याद रखना छठवां आवर्त, अर्थात ये जो आवर्त दर्शा रहा है छठवें आवर्त का मतलब छठवें कोष तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन जो टच करेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो छठे कोष, यानी कि कोष कितने हैं हमारे पास, KLMNOPQ, ठीक है। तो छठवें नंबर का जो कोष होगा वहां तक ये जाएगा, ठीक है। तो अंतिम जो कोष होगा, अंतिम कोष की संख्या कितनी होगी, 6, ठीक है। अंतिम कोष की संख्या कितनी होगी, 6, याद रखना बेटा, इसको अभी आपको काम आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं ऐसे, ये लेंथेनाइड श्रेणी में, आप बेटा जानते हैं ये लेंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं वो लेंथेनम से निकले हैं, लेंथेनम से। तो लेंथेनम का जो रासायनिक व्यवहार होता है वो F ब्लॉक के तत्वों जैसा ही होता है, इसीलिए लेंथेनम को भी हम इसमें रख लेते हैं। अर्थात यहाँ पर आप चाहें तो लेंथेनम को भी ऐड कर सकते हैं जो कि 57 से शुरू होता है। तो ये बन गई हमारे पास एक 15 एलिमेंट्स की श्रेणी जिसे हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। तो बेटा हाँ, लेंथेनम को क्यों रखा गया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि लेंथेनम से ही ये सारे एलिमेंट्स निकले, तो इनके गुण तो एक ही जैसे होंगे, ठीक है। तो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो इनके परमाणुओं में, परमाणु का मतलब इनका जो भी परमाणु है बिना एक्साइटेड अवस्था में, सामान्य अवस्था में,
तो उन परमाणु का जो भी आकार होगा यानी जो उसकी त्रिज्या होगी, तथा ये परमाणु जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देती है, अपने में से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, तो बेटा ये जो लेंथेनाइड श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +3 होती है, सभी की +3, और ये स्थायी ऑक्सीकरण संख्या है। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि यदि परमाणु बिना स्थायी, मतलब ये परमाणु जो है, ये परमाणु जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित न किए हों तब भी इनका आकार, तथा इनके परमाणु जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर दिए हों तब भी उनके आकार में बिल्कुल क्रमिक एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कमी होती जाती है, परमाणुओं का आकार छोटा होता जाता है। इसे ही कहते हैं बच्चों लेंथेनाइड संकुचन। तो मैंने आपको बताया लेंथेनाइड श्रेणी किसे कहते हैं बेटा, लेंथेनाइड श्रेणी कहाँ से, छठे आवर्त के लेंथेनम से एक श्रेणी निकलती है जिसे हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनम को भी शामिल किया जा सकता है क्योंकि लेंथेनम का व्यवहार या जो रासायनिक गुण होता है वो F ब्लॉक के लेंथेनाइड श्रेणी में रखे गए तत्वों से मिलता जुलता है। ठीक है ना बच्चों, तो अब आपने देखा, हाँ, ये जो छठवां आवर्त है इसका मतलब भी समझ लो। छठवें आवर्त का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इस श्रेणी के किन्हीं भी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो छठे कोष में प्रवेश करता है। तो ये हो गई हमारे पास लेंथेनाइड संकुचन की डेफिनेशन। अब हम लोग आखिरकार देखेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है कि परमाणुओं का जो आकार है वो क्रमिक बिल्कुल कम होता जाता है, जबकि हमें ये पता है, हम आवर्त सारणी जब पढ़ते हैं तो इसमें हम लोगों को एक गुण पता चलता है कि यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं, आवर्त में ऊपर से नीचे आए, तो जब हम आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो देखो 1, फिर ये आपका 3, फिर ये आपका 11, फिर ये आपका 19, तो ऊपर से नीचे आते हैं ना बेटा, तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है और ज़्यादा वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे परमाणुओं का आकार भी बड़ा होता जाता है। लेकिन यदि हम बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलते हैं, तो फिर क्या कंडीशन होती है बेटा, जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो समझते जाएं, बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु का आकार छोटा होगा, छोटा होते 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 फिर स्थायी हो जाएगा, मतलब फिर छोटा होना बंद हो जाएगा, फिर और कुछ दूर चलेंगे तो फिर से उसकी आकार में बढ़ोतरी होने लगेगी। ठीक है, फिर से सुने, हम क्या कह रहे हैं, बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, परमाणु का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, फिर स्थायी हो जाएगा, फिर स्थायी हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ दूर के बाद आगे चलेंगे तो फिर से वो धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें क्रमिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रमिक रूप से परिवर्तन का मतलब ये है कि जैसे इधर का आकार इतना बड़ा है तो इधर गए थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, हो सकता है इसके बाद वाले एलिमेंट्स का आकार बड़ा हो जाए, फिर स्थायी हो रहे, स्थायी रहे, फिर और बड़ा हो जाए, कुछ ऐसे अनियमित जो है अनियमित आकार में परिवर्तन होता है। लेकिन अगर लेंथेनाइड श्रेणी की हम बात करें तो लेंथेनाइड श्रेणी में बिल्कुल क्रमिक एक बार सीधे जो कम होना शुरू होगा तो कम ही होता चला जाएगा, कम ही होता चला जाएगा, कम ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा लेंथेनाइड संकुचन। अब लेंथेनाइड संकुचन आखिर कैसे स्पष्ट करते हैं, आखिर ये संकुचन होता क्यों है, इसे समझते हैं। तब तक इसका आप फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, वापस हम फिर से उस एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, क्या है आपका एलिमेंट्स, सिर पर, नींद, पीएम, सामने, यूरोप गए, तब डायरिया हो गया, इंजीनियर तुम, यह, लो। तो बेटा ये काहे की श्रेणी बना रहे हैं हम, लेंथेनाइड श्रेणी, इसमें लेंथेनम भी लिखा जाएगा, ये लिख दिया मैंने लेंथेनम, ये बन गया पूरा एलिमेंट्स। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है वो देखिए। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बेटा, किस प्रकार होता है इन श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, N-2 F1214 N-1 D 0 to 10 NS12 2, ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे सीरियम 58, ठीक है, तो कहता है कि अब बताएं आप सीरियम कहाँ से निकला था,
सीरियम निकला था लेंथेनम से। लेंथेनम किस आवर्त का है? छठे आवर्त का है। तो इसका मतलब अंतिम कोष जो होगा वो 6 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 6 रखते जाइए। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 6 माइनस 2 4f 1 2 14 6 माइनस 1 5d 0 to 10 फिर 6s 1 to 2। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है। होता क्या है बेटा कि जब हम लेंथेनाइड श्रेणी को पढ़ते हैं तो लेंथेनाइड श्रेणी में इसके लिए F में 1 होगा और इसके लिए ऊपर 1, D में 1। ठीक है। बाकी फिर जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे, जितना आगे आप बढ़ते जाएंगे, सिर्फ F के ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, 4, 5 लेकिन लगातार यहाँ 14 तक हो जाएगा और यहाँ पर 3D 1 ही रहेगा। ठीक है, सॉरी 3D कह रहा हूँ, 5D 1 ही रहेगा। ठीक है। और 6s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। तो चलें, आखिर क्या कारण है कि जो लेंथेनाइड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें संकुचन होता है? तो इसका 2 कारण है, 2 प्रमुख कारण है। पहला है नाभिकीय आवेश में वृद्धि और दूसरा कारण है परिरक्षण प्रभाव में कमी। बेटा ये दोनों फैक्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि लेंथेनाइड में संकुचन होता है वो छोटा होता है। परिरक्षण प्रभाव को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है। अब इनको समझते हैं क्या है। बेटा जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, कोषों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती। कोष जितने होते हैं उतने ही होते हैं। यानी 6 कोष है अधिकतम तो 6 ही कोष रहेंगे, 6 ही कोष रहेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, सुनो, ये है आपका नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और बेटा ये छठवां। 6 ही कोष रहेंगे। बाएं से दाएं चलेंगे तो कुल 6 ही कोष रहेंगे, लेकिन इन कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे इस पर 58 तो F में 1, इस पर 59 परमाणु क्रमांक तो यहाँ पे 2। तो यानी उपकोषों में इलेक्ट्रॉन, यानी कि कोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। लेकिन अगर कोषों में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आप ये बताइए, क्या नाभिक में धन का आवेश नहीं बढ़ेगा? वो भी तो धन का आवेश बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 58 परमाणु क्रमांक है या अर्थात 58 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 58 होगी। इसका पूरे परमाणु, इस परमाणु का पूरा क्रमांक अब 59 है, तो यहाँ पे भी प्रोटॉनों की संख्या 59 है। तो हम देख रहे हैं क्रमिक तौर पर 1 1 1 1 सब में बढ़ रहा है। 59 60 61 1 1 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। तो जब 1 1 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो धीरे धीरे नाभिकीय आवेश भी बढ़ रहा है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ रही है। तो बेटा याद रखना, अगर जैसे सीरियम में 58 है, ठीक है, सीरियम में 58 है, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी 58 है। जैसे ही अगले परमाणु पर जाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 59। तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 59, तो बढ़ता है 1 प्रोटॉन भी, या एक नाभिक पर धन आवेश भी बढ़ता है। और जैसे नाभिक का धन आवेश बढ़ता है तो उस आवेश की जो शक्ति है, जो प्रभाव है, वो इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव के 3 से 4 गुना हो जाती है, ज़्यादा होती है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा अर्थात 1 ऋण का आवेश बढ़ा, तो यहाँ पर जब 1 प्रोटॉन बढ़ता है यानी 1 धन का आवेश बढ़ता है, तो उसकी जो शक्ति होती है ना, उसकी शक्ति उस 1 इलेक्ट्रॉन की शक्ति से 3 से 4 गुना अधिक होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाभिकीय आवेश में बहुत वृद्धि होती है। और जब नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो गई तो आप जान गए कि नाभिकीय आवेश में क्यों वृद्धि हुई।
ठीक है। नहीं तो आप ये सोचते रहेंगे कि सर जी जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना ही तो प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, उतना धन आवेश बढ़ रहा है, तो दोनों ही बराबर बढ़ रहा है, तो खाली नाभिक के ही आवेश में वृद्धि क्यों हो रही है? इलेक्ट्रॉनों के यानी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के आवेश में भी तो वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन नहीं बेटा, जो प्रोटॉन या जो नाभिक में जो आवेश बढ़ता है, जो धन आवेश बढ़ता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के प्रभाव से लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा होता है, इसलिए नाभिक का आवेश ज्यादा बढ़ता है। ये है कारण। ठीक है, तो देखिए हम क्या देख रहे हैं, 4f चौथे कोष की बात कर रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चौथा। तो यहां पे आया बेटा 4f 1 से लेके 14 तक हो सकते हैं। फिर 4 के बाद 5d में 0 से 10, फिर 6s ये 1 से 2। ठीक है, तो क्या कह रहा है, परिरक्षण प्रभाव में कमी आ जाती है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या होता है, पहले वो सुनिए बेटा। होता देखिए, मैं आपको पहले समझाता हूँ। जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक के बाहर ये कोष है, ये कोष है। तो होता क्या है, नाभिक के बाहर यहाँ पे यदि S उपकोष है, ठीक है, तो नाभिक जब बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की ताकत लगाता है, तो ये S उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं वो उसे खींचने नहीं देता, रोकता है। ठीक है, फिर से सुने, ये नाभिक बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन S उपकोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन उसे खींचने नहीं देंगे। और जब खींचने नहीं देंगे तो फिर बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण नहीं होगा, जिससे वो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है परमाणु का आकार। तो ये परमाणु का आकार बड़ा कब होता है, जब शील्डिंग प्रभाव ज्यादा होता है। तो यहाँ पर परिरक्षण का मतलब बाहरी कोष को प्रोटेक्ट करना, रोक के रखना कि तुमको कोई खींचने नहीं देगा। S उपकोष इसे बोल रहा है कि तुम्हें कोई खींचेगा नहीं, परेशान मत हो, मैं इसे रोक के रखूंगा नाभिक को। तो ये जो S उपकोष है, नाभिक को बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने से रोकता है, और जब ये रुकता है तो परमाणु के आकार में वृद्धि हो जाती है, परमाणु बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर शील्डिंग प्रभाव में ही कमी आ जाए, यानी रोकने की क्षमता, यानी नाभिक का बाहरी कोष को क्या करे, खींच ले, खींचने की शक्ति रखे, तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा बेटा, संकुचित हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। तो परमाणु का आकार छोटा कब होता है वो देखें, जब परिरक्षण प्रभाव में कमी आ जाए। परिरक्षण प्रभाव में कमी आ जाए तो समझ जाइएगा कि परिरक्षण प्रभाव में कमी आई है तो परमाणु का आकार छोटा होगा, और परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि है तो समझ जाइए कि परमाणु का आकार बड़ा हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। इसका मतलब परिरक्षण प्रभाव यदि कम है, परिरक्षण प्रभाव यदि कम है, ठीक है, अगर परिरक्षण प्रभाव कम है तो परमाणु का आकार छोटा होगा। लेकिन अगर परिरक्षण प्रभाव अधिक है तो परमाणु का आकार बड़ा हो जाता है। फिर से एक बार गहराई को समझिए, ये जो नाभिक है बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, लेकिन नाभिक के जस्ट बाद वाला ये जो S उपकोष है, इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने से नाभिक को रोकते हैं, अर्थात बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। और जब प्रोटेक्ट करते हैं तो नाभिक बाहरी कोष में आकर्षण नहीं रख पाता, इसलिए वो फैल करके बड़ा हो जाता है। तो ये कब ऐसा हुआ, जब परिरक्षण प्रभाव ज़्यादा हुआ। लेकिन परिरक्षण प्रभाव जब कम हो जाता है तो नाभिक बाहरी कोष को अपनी ओर से खींच लेता है, नाभिक बाहरी कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जब खींचेगा तो परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा S का आकार बहुत छोटा होता है, तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन बहुत सघन होते हैं, बहुत पास होते हैं, इसीलिए इसका परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। इसीलिए S का परिरक्षण प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत P के। P का ज़्यादा होता है D के, D का ज़्यादा होता है F से। अगर मैं बात करूं
तो F का परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। भले ही इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा जाती है, 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, परंतु F का आकार बड़ा होता है और बड़े होने के कारण उसका शील्डिंग प्रभाव कम हो जाता है। तो अब देखिए नाभिक क्या करेगा, बाहरी कोश को इस पे पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपने खींचने की कोशिश करेगा, परंतु इसका शील्डिंग प्रभाव तो कम है 4F का। तो ये नाभिक जो है, नाभिक जब इस बाहरी कोश पर आकर्षण लगाएगा, बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो बेटा ये 4F जो है इसका परिरक्षण प्रभाव कम होता है, इसीलिए नाभिक बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, और जब वो खींच लेता है तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो यही है बेटा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव में यदि कमी है तो यहाँ पर देखिए इस पर परिरक्षण प्रभाव में कमी है, और अगर कमी है तो ये आसानी से इसे खींच लेगा, और खींचेगा तो परमाणु सिकुड़ जाएगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें, तो जैसे अच्छा दूसरे यहाँ पर समझाता हूँ, जैसे ये है नाभिक, ये है पहला कोश, फिर ये है अगला कोश। बेटा मान लो इसमें S उपकोश है और यहाँ पर कोई P उपकोश है ये, तो नाभिक क्या करेगा, इस पर आकर्षण जमाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका परिरक्षण प्रभाव अधिक है, तो ये क्या करेगा, बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड प्रदान करेगा, प्रोटेक्ट प्रदान करेगा। तो ये नाभिक इस कोश उपकोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमारे पास नाभिक के ठीक बाद यानी कि ऐसा कोई उपकोश आ जाए जिसका परिरक्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो जब परिरक्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा तो समझ जाइए कि बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षित करने में असक्षम होगा, जिससे परमाणु का आकार बड़ा होगा। लेकिन अगर ये समझिए कि नाभिक के बाद कोई ऐसा उपकोश आ जाए जिसका परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, कम होता है, तो जब परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिक आसानी से बाहरी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इससे परमाणु का आकार छोटा होता है। तो बेटा यही था लेंथेनाइट संकुचन, यही था लेंथेनाइट संकुचन। बेटा एक चीज और बताइए, जैसे मैंने कभी आपसे बताया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि सीरियम से लेके आपके ल्यूटीशियम तक है, तो अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि भैया ये बताओ कि इनमें सबसे प्रबल क्षार कौन है, तो क्षार का मतलब क्या है, क्षार वो है जो OH- आयन देते हैं। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या मैंने भी आपको बताई, इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या स्थायी +3 है। तो जैसे अगर हम सीरियम को देखें तो सीरियम OH कितने बार जोड़ेंगे, 3 बार। फिर ल्यूटीशियम ले लो, Lu। अब अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में बताओ कौन अधिक क्षारीय है, तो आप कैसे बताओगे कौन अधिक क्षारीय? तो बेटा अब आप ये बताओ परमाणु का आकार कहाँ बड़ा है? तो परमाणु का आकार सीरियम का बहुत बड़ा है अपेक्षाकृत ल्यूटीशियम के। ठीक है, तो इसका आकार जो है वो बड़ा है, क्योंकि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, आयनिक त्रिज्या या उसकी परमाणुक त्रिज्या कम होती जाती है। तो इसका आकार इसकी अपेक्षा बड़ा है, और जब इसका आकार इससे बड़ा है तो OH जो आयन होते हैं वो सीरियम से उतनी मजबूती से बंधे नहीं होते हैं, इसीलिए इससे OH- आयन आसानी से रिलीज हो जाते हैं। जबकि यदि हम ल्यूटीशियम की बात करें तो इसके परमाणु का साइज बहुत छोटा होता है, और जब छोटा होता है तो वो OH को एकदम जकड़ के रखता है, पकड़ के रखता है, और पकड़ के रखता है तो OH- आयन आसानी से रिलीज नहीं होते। इसीलिए अगर हम बोले बाएं से दाएं अगर हम चलते हैं तो जो क्षारीयता का मान है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, बाएं से दाएं चलेंगे तो क्षारीयता की प्रकृति भी घटती जाती है, अर्थात ये अधिक क्षारीय है और ये कम क्षारीय है। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है मेरी आपको मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।